नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि मेरा अगला जो वीडियो आएगा वो एक सेपरेट वीडियो होगा मुगल पे। तो ये सेपरेट वीडियो है, इस पे बाबर के बारे में सिर्फ इसमें जानकारी मिल पाएगी आप लोग को। और पिछले वीडियो में तो पूरा एक इंटरफेस था पूरे मुगल वंश का, इसमें एक सिर्फ बाबर के बारे में आपको जानकारी मिल पाएगी कि बाबर क्यों था, कहाँ से आया था, किस लिए वो भारत में आया था, क्या उद्देश्य से आया था भारत, ये सब जानकारी इस वीडियो में आप लोग को मिलेगी। तो उससे पहले कुछ फैक्ट्स पर बात करते हैं। फैक्ट्स ये मेरे मन का फैक्ट्स है, इसलिए आपसे शेयर कर रहे हैं। ये फैक्ट्स ये है कि पहला तो बाबर झाबर का नाम लेने का मन नहीं करता है, इसलिए क्योंकि वो कुछ अच्छे काम तो किए नहीं थे भारत आने से पहले या भारत आने के बाद। कुछ अच्छे का काम तो उसका था नहीं यहाँ पे आने के बाद, तो उसका नाम हम क्यों ले, क्यों उसके बारे में सीखें। लेकिन ये बुद्धिजीवी सरकार ने हमारे सिलेबस में ऐड कर रखा है, और सिर्फ ऐड कर नहीं रखा है, इनको चाहिए कि हम बने विवेकानंद जैसा, बने APJ अब्दुल कलाम जैसा। लेकिन सिलेबस कवर करना होगा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर का सिलेबस कवर करिए और बनिए आप APJ अब्दुल कलाम, विवेकानंद जैसा, जिसने कभी शादी नहीं किया, सब दिन जिंदगी अच्छे से दिया। और इधर देखते हैं बाबर का इतिहास, तो 15-20 शादी टोटल, इनका पूरा खानदान शुरू से लेकर अंतिम तक सब 15-20 शादी, 150-200 दासियाँ, और अपने शासनकाल में पूरा खून खराबा किया। तो पढ़े हम इसको और सीखे हम वहाँ से, तो ऐसा तो कहीं कनेक्शन बैठता नहीं। खैर छोड़िए, हम लोग को पढ़ना है बाबर, तो इसका अलग इतिहास है जो अपने सिलेबस के अनुसार जो सिर्फ क्वेश्चन के मायने में महत्वपूर्ण है। बस चलिए शुरू करते हैं। बाबर कहाँ से आए थे? सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि बाबर भारत के तो थे नहीं, बाबर बाहर से आए थे। तो बाबर एक तुर्क मुसलमान था। बाबर जो था तुर्क मुसलमान। मैप आप देख रहे होंगे, ये भारत का मैप है। तो बाबर तो यहाँ कहीं था नहीं है भारत में। उसके आने से पहले बहुत सारे ऐसे वंशज थे जो पहले से एक्टिव थे, चल रहे थे। तो ऐसा तो था नहीं कि बाबर जब भारत आया तो भारत में कोई नहीं था। भारत में पहले से आदमी थे बहुत सारे, और वहाँ शासक भी थे। तो आप यहाँ दिल्ली देख रहे होंगे, हरियाणा थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ दिल्ली बगल में है। यहाँ पे सिकंदर लोदी के मरने के बाद इब्राहिम लोदी का शासन स्टार्ट हो चुका था। वो दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम शासक, सबसे अंतिम वंश लोदी वंश था। और लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोदी, यहाँ पे शासन कर रहा था बाबर के आने से पहले। और उसी यहाँ पूरा भारत पे यहाँ से उसका यहाँ शासन था। और इस एरिया में आप देखेंगे कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये कर्नाटक महाराष्ट्र के एरिया में, तो यहाँ एक आप नाम सुनेंगे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का शासन यहाँ था। जस्ट इसके बगल में बहमनी राज्य का शासन था, बहमनी राज्य का शासन। तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी का शासन था। और इस एरिया में आप देखेंगे गुजरात के एरिया में तो मेवाड़ के शासक राणा सांगा का शासन था। तो ये सब शासन पहले से कर रहे थे। तो करते के क्रम में वो बाबर तब तक भारत नहीं आया था, लेकिन शासन हुआ। लेकिन ये अपने आप ये नेता, ये यहाँ पर जो शासक थे, इनमें खुद में इतनी ज़्यादा विषमताएं थी, खुद में मेल मिलाव ना होने के कारण बाहरी शासकों ने इसका फायदा उठाया। और यही वो समय होता है जब अंदरूनी शक्ति कमजोर होती है, जब आपस में मेल मिलाव नहीं होते हैं, तब कोई बाहरी शासक आके यहाँ पर आक्रमण करके और क्षेत्र को हथिया लेता है। और ये सही समय था बाबर को आक्रमण करने का, क्योंकि एक दूसरे राजा पर अपने आप में मेल मिलाव नहीं थे। ये उनको तंग करते थे, वो इनको तंग करते थे, कोई नहीं चाहते थे कि इनका शासन अच्छा से चले। इसी के दौरान इब्राहिम लोदी जो यहाँ पे शासन कर रहा था दिल्ली में, कहा जाता है कि खुद इनके चाचा ने, आप तो जानते हैं कि आस पड़ोस के आदमी ज़्यादा ही दिक्कत देते हैं बाहरी आदमियों की अपेक्षा, तो उसके खुद चाचा ने बाबर को न्योता दिया था कि आइए, अभी भारत पर शक्ति कमजोर है और आइए आप यहाँ पे आक्रमण करिए, उसके बाद यहाँ पे आप अधिकार करिए, आप यहाँ का शासक बन सकते हैं। खुद न्योता दिया था। और बाबर का भी कहना है, बाबर ने खुद भी ये जाहिर किया था कि जब यहाँ पे राणा सांगा का ये मेवाड़ वाले एरिया में राणा सांगा का जब शासन था, तो इन्होंने भी हमें बुलाया था कि आइए यहाँ पे दिल्ली पे भी कमजोर शासक है, वहाँ पे आप शासन कर सकते हैं। तो ये बाबर का कहना था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बाबर एक तुर्क मुसलमान था, वो उधर से तुर्की के साइड से आया था। तो जब बाबर, उस समय बाबर को भारत का ज्ञान जरा भी नहीं था कि भारत क्या है, कहाँ है, नहीं है, कुछ उसको पता नहीं था। वो अपने राज जो तुर्की के चगताई तुर्क उसको बोलते हैं, पूरा बाबर का जो था चगताई तुर्क के एक नेता थे। उसके पिता उमर शेख मिर्जा जो थे उनके पिता थे। तो उनके पिता जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ।
उसके बाद जन्म के बस एकदम जस्ट 12 साल बाद जन्म के 12 साल बाद बाबर शासक बना, जब उसके पिता की मृत्यु हो गई। उनके पिता की मृत्यु भी कुछ क्लेश की वजह से हुई थी, आसपास के उसके खुद के रिश्तेदार उनका सपोर्ट नहीं करते थे, इसके कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई और कुछ धोखे से मृत्यु करवा दिया गया। और बस 12 वर्ष की अवस्था है, मतलब कि 1494 में बाबर शासक के वहाँ का फरगना शासक के तौर पर बैठ चुका था। उनके पिता जो थे फरगना के शासक थे, तो जब मृत्यु हो गई तो बाबर उनकी जगह बैठा, फरगना का शासक हुआ। तो मात्र 12 वर्ष की अवस्था में उसको सत्ता मिल गया। और सोचिए कि 1294 में वो सत्ता प्राप्त किया और भारत पर कब आक्रमण किया? 1526 में। तो इतने दिन वो बैठा नहीं रहा, वो बहुत से छोटे छोटे ऐसे युद्ध लड़े अपने एरिया में। फरगना तुर्की साइड जो भारत से अलग है, वो उत्तर पश्चिम के एरिया में है, वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे राज्य को उसने जीता। कभी जीतने में असफलता प्राप्त हुई, कभी सफलता प्राप्त हुई। ये दोनों कारणों में उसे बहुत कुछ सीखा। दोनों देखिए, कोई असफल होता है या सफल होता है तो कुछ सीखता है, वो सीखते रहा। और उसी दौरान उसको पता चला कि हम जहाँ लड़ रहे हैं ये उतना हमको फायदा देने वाला नहीं है। जो जगह के लिए हम लड़ रहे हैं, वो एक जगह के लिए लड़ रहा था, उसका नाम था समरकंद। उसके बस जैसे उसका एरिया फरगना में था, तो फरगना के जस्ट बगल में एक समरकंद एरिया था, वो भी बहुत फेमस था। उसको इसका पहला चॉइस वही था कि हम उसको जीते। तो उसको जीतने के लिए बहुत सारे अभियान चलाए, कभी जीत पाता था, कभी जीतने के बाद वो छूट जाता था इससे। तो फिर इसको धीरे धीरे पता चला कि भारत एक समृद्ध देश है, यहाँ सोना चांदी का कमी नहीं है। यहाँ पे जो भी आए हैं पहले शासक, कुछ न कुछ यहाँ से लूट के लेके गए हैं। और उनको पता था इनके खुद के वंशज, इनके पिता जो थे वो तैमूर के वंश थे। इनके पिता तैमूर के वंशज थे और इनकी माता का नाम कुतलुब निगार खानम था। ध्यान से, कुतलुब निगार खानम। ये जो थी, ये कुतलुब निगार, इनके पिता थे उमर शेख मिर्जा, कुतलुब निगार खानम, ये मंगोल के थे। इनकी माता मंगोल से थी और पिता तैमूर के वंशज थे। तो ये दोनों के मेल से मिलने के बाद इनका नाम मुगल रखाया था। ठीक है, तैमूर के इनके फादर थे और मंगोल की इनकी माता थी। दोनों एक लड़ाकू वंशज थे, दोनों लड़ाकू वंशज, इसीलिए इसने अपने मुगल नाम रखा, अपने वंश का नाम मुगल रखा बाबर ने। और मुगल का अर्थ होता है बहादुर। अगर इसका अर्थ निकाला है तो अर्थ होता है बहादुर। तो आपने क्या समझा कि मंगोल प्लस तुर्क बराबर बहादुर या मुगल, इसको कहा गया। तो ये अपने पिता के बाद गद्दी प्राप्त किया। उसके बाद वहाँ से समरकंद पे अपना अभियान चलाया, समरकंद को जीता। उसके बाद इसकी नज़र भारत पे पड़ी, कुछ ने न्योता दिया, कुछ ने बताया कि भारत एक समृद्ध देश है, यहाँ कोई कमी नहीं है। तब इसका रुख भारत की तरफ आया। तब ये भारत पे आके भारत के सीमा पर यह 4 युद्ध लड़ चुका था। भारत के सीमा पर 4 युद्ध लड़ चुका था इसमें। जैसे कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भेरा को जीता था, पेशावर को जीता था, फिर पंजाब के कुछ एरिया को जीत के अपने में मिला लिया था। तो इस टाइप से बहुत सारे युद्ध सीमा पर लड़ चुका था। लेकिन भारत में प्रवेश करने से पहले ही युद्ध लड़ा था। उसके बाद भारत अंदरूनी सीमा, जैसे दिल्ली तो अंदर हो गया भारत के, तो वहां पर जो ये युद्ध लड़ा, वो युद्ध हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध, जो इसका 5वां युद्ध था। 4 युद्ध तो सीमा पर ही लड़ चुका था, 5वां युद्ध था इसका पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध में आप लोग जानते होंगे कि इसमें इब्राहिम लोदी को पराजित किया, लड़ाई से पराजित किया। इब्राहिम लोदी को उसने पराजित किया। दिल्ली सल्तनत का शासक था इब्राहिम लोदी, अंतिम वंश का शासक था इब्राहिम, उसको पराजित किया। उसके बाद उसको इसी तरह से पराजित नहीं किया। आप जहां तक कहना है बाबर का कि इब्राहिम लोदी के सेना में करीब 2 लाख सैनिक थे और इसके सेना में मात्र 12,000। बाबर के सेना में मात्र 12,000 और उसकी सेना में 2 लाख सैनिक। और सोच लीजिए कि 12,000 और 2 लाख सैनिक को इसने पराजित इतना आसानी से कर दिया। बाबर का कहना है कि युद्ध मात्र सुबह में शुरू हुआ था और दोपहर जाते जाते युद्ध का अंतिम परिणाम निकल आया। और सबसे खास बात, आज तक किसी भी शासक की मृत्यु वही रण क्षेत्र में नहीं हुई थी। पहला ऐसा शासक था इब्राहिम लोदी जिसकी मृत्यु लड़ते लड़ते वहीं पे खत्म हो गया। और ये युद्ध ज्यादा नहीं चला, आराम से 12 बजे तक उसकी सेना भागने लगी और युद्ध खत्म हो गया। तो इस तरह से उसने दिल्ली पर अधिकार किया। और इसमें उसने ऐसे किया, 12,000 की सेना 2 लाख की सेना को हराना इतना आसान नहीं है।
इसीलिए तो कहा जाता है कि भारत में पहली बार तोप खाने का प्रयोग जो है बाबर ने शुरू किया था। और तुगलमा युद्ध नीति, जिसका आप लोग नाम भी सुने होंगे, किताब में लिखा हुआ था। और एक बार आप कोशिश करिएगा किताब आगे में रख के मेरा लेक्चर सुनने का, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम जो बोलते हैं किताब में आप देखते रहिएगा, क्योंकि अभी बोर्ड मेरे पास है नहीं कि बोर्ड पे हम लिख के आपको सब कुछ दे पाएंगे। तो ये लेक्चर वीडियो है, लेक्चर से ज़्यादा क्लियर होता है, और आप एक कहानी के तौर पर जब समझ जाएंगे तो कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो आसानी से उसको कवर कर पाएंगे। तो पहली बार तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग जो है बाबर ने भारत में किया था, पहली बार। तो आप एक सोच लगाइए कि जब पहली बार बाबर ने तोप का प्रयोग किया, और इधर से इब्राहिम लोदी के पास तो कोई तोप वगैरह था नहीं, यहाँ तलवार चलता था, घोड़ा था, सैनिक था, घुड़सवार और पैदल सेना थी बस। यहाँ अब 2 लाख इसकी सेना थी, चाहे 200 लाख थी, क्या मतलब? जब तोप है आपके पास तो फिर कोई लड़ने का मतलब ही नहीं लगता है। इसलिए युद्ध जल्दी खत्म हो गया, बहुत जल्दी। तोप से भाई को इधर से तोप से मार रहा है, इधर से तलवार चला रहा है, क्या फर्क पड़ता है? तो इसलिए पहली बार तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग बाबर ने किया, तोप खाने का प्रयोग भी बाबर ने किया था। और तोप का जो संचालन करने वाला था ना, ये भी किताब कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन में, एग्जाम में कभी कभी आता है कि तोप का जो संचालन कर रहा था, जो मतलब एक होता है ना कि अध्यक्ष उसका बना दिया था कि चल तुम ही इसका संचालन करेगा, उसका नाम था उस्ताद अली कुली। उस्ताद अली कुली जो था वो तोप का संचालन कर रहा था। और जो बंदूकधारी जो बंदूक लेके आया था वो सब थे उस्ताद मुस्तफा, उसके जो अध्यक्ष थे, उसके जो संचालन करता थे वो उस्ताद मुस्तफा थे। तो ये दोनों थे। उसके बाद देखिए ये युद्ध तो खत्म हो गया, ये युद्ध में परिणाम घोषित हो गया, बाबर विजयी हो गया। लेकिन वो कुछ ऐसा राजनीति भी किया था कि जिससे कि जनता का दिल भी जीत लिया जा सके। उसके बाद उसने क्या किया जानते हैं? उसके बाद उसने शराब पे पाबंदी लगा दी, पूरे अपने क्षेत्र में शराब पीने पे पाबंदी लगा दी, जिससे अपने आप को महान दिखाना चाहा कि नहीं हम बहुत महान है। तो महान वो वहां से दिखाया कि हम तैमूर और मंगोल के वंशज हैं, वो अपने आप को वहीं से महान दिखाते आ रहा कि हम बहुत महान शासक है, कभी हारे नहीं है, जीतते आए। और देखिए इब्राहिम लोदी को भी हरा दिए। उसके बाद यहीं से उसने शराब का जो बंदी किया, शराब बंद करवाया अपने क्षेत्र में, किसी को पीने का इजाजत नहीं था। तो इससे जनता ने खुश होकर उसको एक कलंदर की उपाधि दी। तो इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कलंदर की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो बाबर था, कलंदर की उपाधि उसको मिला था। तो इसके बाद ये युद्ध खत्म हो गया, इब्राहिम लोदी से युद्ध खत्म हो गया। फिर आता है आपको दूसरा युद्ध, खानवा का युद्ध, जो 1527 में हुआ था। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। ये खानवा का युद्ध था मेवाड़ के राजा, राजपूत राजा राणा सांगा के बीच हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, समझे? तो लेकिन देखिए यहाँ पर भी 2 पॉइंट निकल के आते हैं कि जब वो इब्राहिम लोदी से लड़ रहा था ना, इब्राहिम लोदी से, तब उसके बारे में कहा था कि वो बहुत ही कायर शासक था, उसको हराना हमको उतनी मुश्किल नहीं करनी पड़ी। लेकिन जब उसका युद्ध राणा सांगा से शुरू हुआ तो उस समय उसके सैनिक में भय था, क्योंकि भारत में एक बहुत समृद्ध और शक्तिशाली शासक था राणा सांगा। तो उसका जब भय सुना उसके सैनिक, बाबर के सैनिक ने, तो वहाँ पे बाबर ने जो राजनीतिक चाल चली, तो राजनीतिक चाल में उसने एक बड़ा ऐलान किया जिसमें जिहाद का नारा अपने सैनिकों को दिया। जिहाद का नारा, जिहाद आप लोग भी सुने होंगे। जिहाद का मतलब होता है इस्लाम धर्म को बचाने के लिए धर्म युद्ध। इस्लाम धर्म को बचाने के लिए धर्म युद्ध, कोई इस्लाम धर्म खतरे में है, इसके लिए तुम युद्ध करो, इसको बचाने के लिए जिहाद का नारा दिया। और इसी जिहाद के नारे से सैनिक में अलग उत्साह आए और वो राणा सांगा से लड़े, और लड़ने के पश्चात उनकी भी पराजय हुई। लेकिन उससे पहले जो आपको बताए थे हम कि राणा सांगा भी उसको आने के लिए आमंत्रित किया था। तो राणा सांगा आमंत्रित करने के बाद फिर क्यों युद्ध किया उससे? इसलिए कि जब बाबर दिल्ली पर शासन कर रहा था, क्योंकि अब इब्राहिम लोदी को हरा के दिल्ली पर जब वो बैठ गया तो उसके बाद राणा सांगा को खलने लगा वो, और वो बोला, वो इस बहाना से राणा सांगा से युद्ध किया कि हम जब इसे संधि करने गए ना, राणा सांगा से बाबर जब संधि करने गया तो इस संधि को अस्वीकार कर दिया। इस कारण से उसने बोला कि अस्वीकार करने के कारण उसे युद्ध करना पड़ा। युद्ध में राणा सांगा को पराजित कर दिया। और फिर उसके बाद जो अगला युद्ध आता है वो चंदेरी का युद्ध आता है, जो 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध खास करके बुंदेल और मालवा के क्षेत्र में, आप देख रहे होंगे यहाँ था, बुंदेल और मालवा के क्षेत्र में लड़ा गया है। यहाँ पे चंदेरी का युद्ध, जिसमें मेदनी राय, याद रखिएगा, बाबर और मेदनी राय के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें फिर से बाबर विजयी हुआ। वो 4 युद्ध लड़ा, चारों में बाबर अच्छा से विजयी हुआ था। तो इस युद्ध में भी मेदनी राय को पराजित किया। और फिर वो उसका अगला युद्ध जो घाघरा का युद्ध था,
घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया? 1529 में। 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। घाघरा नदी है, उसी के किनारे युद्ध लड़ा गया था। इसमें उसने अफगानों की सेना को पराजित किया था बाबर ने। बस इतना ही आता है, बुक में भी इतना ही लिखा होगा कि उसने अफगान शासक महमूद लोदी को पराजित किया था, अफगान शासक। तो उसको भी पराजित करके फिर इसका लास्ट युद्ध था। उसके बाद 1530 में लगभग 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। तो बाबर की मृत्यु उसके द्वारा बनाया गया आराम बाग एरिया में हुआ था, ठीक है। तो उसको उस समय तत्कालिक उसको वहाँ दफना दिया गया। लेकिन ये थोड़ा रईस था, ये बोला था कि हमको मरने के बाद मेरा शौक है कि हमको काबुल ले जाकर दफना। तो तत्काल में इसको वहाँ पे दफना दिया गया, आराम बाग में आराम करने के लिए रख दिया गया। उसके बाद आराम बाग में दफनाया गया। उसके बाद इसके सब को हटा करके फिर काबुल ले जाके दफनाया गया, जैसे इसका इच्छा के अनुसार। ये अपने एक पुस्तक लिखा था, इसका आत्मकथा, ये जो आत्मकथा लिखा था, एक आत्मकथा भी लिखा है बाबर ने, तुजुके बाबरी। आप लोग पढ़ेंगे किताब में तुजुके बाबरी, आप अगर आप किताब खोले होंगे तो उसमें दिख रहा है। तुजुके बाबरी नाम से एक आत्मकथा बाबर ने लिखा था, जो तुर्की भाषा में लिखा गया था। और इसमें बाबर ने अपनी मृत्यु के उपरांत अपनी इच्छा जाहिर करते हुए ये बोला था कि मेरे मरने के बाद हमको काबुल दफनाया जाए। तो इसलिए उसे आराम बाग के बाद उसको काबुल दफनाया गया। और यहीं के बाद इसका इतिहास खत्म हो जाता है बाबर का। और आप समझ चुके होंगे कि बाबर का इतिहास ठीक था, थोड़ा लंबा था, अच्छा था, सेपरेट वीडियो बनाए थे। तो और इसके आगे अब जो बनाएंगे वो हुमायूं का इतिहास होगा, इसके बेटे का इतिहास, वो भी इसी तरह का एक वीडियो होगा, सेपरेट वीडियो। फिर उसके बाद टोटल फिर मुगल का अलग अलग वीडियो आते रहेगा। और अभी ये बाबर का इतिहास खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे, एक ओवरव्यू आपके दिमाग में चल गया होगा कि क्या थे बाबर, कहाँ से आए थे, कैसे थे। तो इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।